What's up guys? I hope you are doing well. ये वीडियो स्टूडेंट लॉकडाउन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी कैसे करें कि रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए जीके प्रिपेयर हो जाए। आजकल हम पढ़ रहे हैं एसपीडी का पेज 3। ये है एसपीडी का पेज 3। ओके, इसमें हमको पढ़ना है ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय, और हम पृथ्वी एक परिचय और पड़ोसी देश जो भारत के हैं वो हम देख चुके हैं। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ओके, और जलीय सीमा से श्रीलंका और मालदीव जो दो द्वीप है, दो देश है, वो पानी से लगे हुए हैं भारत की जो, ठीक है, ये देख चुके हैं। पृथ्वी एक परिचय, जिसमें पृथ्वी घूर्णन करती है 24 घंटे में, या परिभ्रमण जिसे बोलते हैं, और दिन रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, और ऋतु परिवर्तन होते हैं पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। परिक्रमण यानी सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना। ओके, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। और एक टॉपिक था, हम बोल सकते हैं एक थ्योरी, जो वेगनार थ्योरी थी। हमने ये पढ़ा था कि जो महाद्वीप का निर्माण हुआ है वो सियाल से माना जाता है। तो वेगनार थ्योरी ने क्या कहा? वेगनार जो है वो जर्मनी के थे, ठीक है। जो वेगनार थ्योरी है, इनके अनुसार, वेगनार के अनुसार, जो पृथ्वी में महाद्वीप बटे हैं ना, वो कैसे बटे हुए हैं। और पहले एक स्थल खंड हुआ करता था, सियाल, जिसे पेंजिया कहते हैं। पेंजिया, ये स्थल खंड पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ देखते हैं, ठीक है। जो वेगनार के अनुसार जो पृथ्वी थी पहले, वो एक ही स्थल खंड था जहाँ पे उसके चारों तरफ पानी था, ठीक है। इस स्थल खंड को कहा गया था सियाल पेंजिया। ओके, पेंजिया, ये पेंजिया जो था वो समुद्र की जो धारा है उससे कट के 2 पार्ट में विभक्त हो गया। ऊपर का पार्ट एंगारा लैंड कहा गया, नीचे का गोंडवाना, और बीच में जो पानी की धाराएं इधर से आई तो बना तेथीस सागर। ऊपर का अंगारा लैंड, नीचे का गोंडवाना। ओके, ये पानी है, ठीक है। जो अंगारा लैंड था उससे बना नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, जिसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। यूरेशिया बना, और जो गोंडवाना है उससे साउथ जो अफ्रीका है और जो दक्षिण अमेरिका है, 2 महाद्वीप तो ये, और इंडियन पेन जो एशिया महाद्वीप है, इंडियन पेनिनसुला जिसे बोला गया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका, ये गोंडवाना से कट के बने हैं। ओके, ये कुछ जो भारतीय महाद्वीप है वो गोंडवाना का पार्ट है। ओके, ये कुछ था। और एक पॉइंट और था, अश्व अक्षांश। यह है अश्व अक्षांश, जो संबंधित है 30 डिग्री 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से। इसका मतलब है ये पृथ्वी है गोलार्ध,
इसे बीच में से काटते हैं, ठीक है, तो ये बनती है विषुवत रेखा। और जो ये अश्वक्षांश रेखा है वो ये है, ठीक है, ये वाली 30 डिग्री से 40 डिग्री, 30 डिग्री से 40 डिग्री। ओके, जनरली हम 30 से 35 बोलते हैं। इस बुक में 30 से 40 लिखा हुआ है, तो 30 से 40 देख के हम पढ़ते हैं। तो ये जो वाला अक्षांश रेखा है ये है अक्ष अक्षांश, ठीक है। यहाँ पे हाई जो हवा का जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर होता है। और जो ये विषुवत रेखा है ये वाली, यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो लो प्रेशर होता है। तो अश्व शक्ति जो सॉरी अश्व जो अक्षांश है जिसे हॉर्स लेटीट्यूड बोलते हैं, जो यूरोपीय यात्री थे प्राचीन काल में, यूरोपीय यात्री हॉर्स लेटीट्यूड अश्व अक्षांश रेखाएं इनको जब पार करते थे ना, तो इनका जो नावें थी, जहाज थे, वो डूबने लगते थे। तो इनमें जो जहाज में उपस्थित घोड़े थे ना, उनको समुद्र में फेंक दिया करते, जिनसे जो जहाज का वजन था वो कम हो जाया करता था और जो डूबने से बच जाते थे उसे अश्व अक्षांश रेखाएं कहा गया। वो जो अश्व अक्षांश रेखाएं, तो वहाँ जो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से, ओके, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। और जो विषुवतीय रेखा के क्षेत्र जो होते हैं उसे शांत क्षेत्र भी कहा जाता है, वहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो हम बोल सकते हैं जो अश्व अक्षांश रेखा है वहाँ से अगर हम विषुवतीय रेखा की तरफ आएँ तो जो हवा होती है, हवा का जो डायरेक्शन होती है वो इधर ही होता है, ओके, लो प्रेशर की तरफ। तो हम बोल सकते हैं जो हवा की जो डायरेक्शन है, मतलब हवा चलने की जो, वो चलती है हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर मतलब जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है, मतलब विषुवतीय क्षेत्र में, ओके। हमने हमने देखा है कि जो भारत में नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो जो मनुष्य की चमड़ी जो होती है उनका रंग काला होता चला जाता है। इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो हाई होता जाता है और प्रेशर लो होता जाता है। जो उत्तरी अक्षांश रेखाएं जो होती है वहाँ से अगर हम नीचे आते हैं, नीचे का मतलब विषुवतीय क्षेत्र वाले इलाके में, जिसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ओके। और जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है, हमने पढ़े थे सब कुछ। तो आज देखते हैं ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय, ओके। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह आते हैं, तारे आते हैं, गैलेक्सिया जिसे मंदाकिनी भी कहते हैं वो आते हैं, खगोलीय पिंड आते हैं, ओके। पूरे जो ब्रह्मांड है उसका व्यास जो है वो 10⁸ प्रकाश वर्ष है, ओके। हो सकता है ये अनंत हो, जो ब्रह्मांड का व्यास है वो हो सकता है अनंत है, ठीक है। हमने सौरमंडल पढ़ा था जिसमें सूर्य की जो कक्षा है उसमें ग्रह चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह 8 ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाते हैं। हमने ये भी पढ़ा है जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमेड है, ओके, गैनीमेड जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान, जिसे कोस्मोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में कोस्मोलॉजी बोलते हैं, कोस्मोलॉजी, ओके। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है, ठीक है। बिग बैंग जो एक सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत, तो इसमें कहा गया था बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार अरबों वर्ष पहले जो ब्रह्मांड है वो सिमटा हुआ था एक बाल्टी नुमा, ओके।
तो इसमें विस्फोट हो गया। तो ये एक कण के रूप में, छोटे छोटे कण के रूप में विस्तार हो गया इनका। और ये विस्तार जो है, प्रसार जिसे बोला गया, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार, ये आज भी हो रहे हैं। ठीक है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेकी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में। जो जॉर्ज लेमिंटर थे वो एक सिविल इंजीनियर थे। ठीक है, बेल्जियम के सिविल इंजीनियर। जो इनकी पढ़ाई, शुरुआती जो पढ़ाई थी वो सिविल इंजीनियरिंग से शुरू की थी, लेकिन इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। हमको मालूम है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में से 18 तक चला था वो। ठीक है। तो विश्व युद्ध के समय ये बेल्जियम आर्मी में शामिल हो गए थे और युद्ध खत्म होने पर पढ़ाई दोबारा शुरू की इन्होंने। ओके। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। बिलियन यानी 1 बिलियन हम बोल सकते हैं तो 1000 मिलियन। 1 बिलियन को हम देखें तो 1000 मिलियन। ओके। और 1 मिलियन को हम बात करें तो वो होता है 10 लाख। ओके ना। ठीक है। तो ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है जिसे मात्रक बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। ओके। एक पारसेक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। यार अगर उसको मीटर में देखें तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? निकोलस कोपरनिकस ने। निकोलस कोपरनिकस जो यूरोपीय थे। ओके। निकोलस कोपरनिकस ऐसे व्यक्ति थे जो घंटों तक नंगी आंखों से अंतरिक्ष को निहारा करते थे बिना किसी यंत्र के। इतना डेडिकेशन थे ना इनमें, और गणितीय गणनाएं किए करते थे। निकोलस कोपरनिकस यूरोपीय खगोल शास्त्री थे। ओके। यूरोपीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। यूरेनस अरुण ग्रह के खोजकर्ता विलियम हर्शेल है। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। ओके। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल अनुपस्थित होता है। ठीक है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन। वो क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की वायुमंडल में गमन करता है तो यह श्वेत प्रकाश वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाशित होता है। प्रकीर्णित होता है। जो सूर्य से आने वाली जो श्वेत प्रकाश होता है या फिर किरण जिसे हम बोलते हैं, वो पृथ्वी में उपस्थित वायुमंडल में जो कण होते हैं उनसे प्रकीर्णित होता है। श्वेत प्रकाश मतलब
श्वेत प्रकाश मतलब जो जो विब्योर होता है, जो 7 रंग के घटक होते हैं। श्वेत प्रकाश के 7 घटक रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश के घटक कौन कौन से होते हैं? विब्योर। ठीक है ना। वी यानी होता है वॉयलेट, बैंगनी, ये जामुनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके, जो रेड रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, और जो बैंगनी होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। लेकिन पृथ्वी दिखाई देती है ब्लू, नीली। इसका कारण है जो श्वेत प्रकाश प्रकीर्ण होता है वो या फिर फैलता है। कैसे फैलता है? वो कण से फैलता है। जैसे वायुमंडल में जो उपस्थित छोटे छोटे बारीक बारीक से कण होते हैं उनसे प्रकीर्ण हो जाते हैं। उन श्वेत प्रकाश में से छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश जो बैंगनी है या फिर नीला, बैंगनी, नीला, ओके, वो अधिक प्रकीर्ण होता है। रेले के अनुसार जो प्रकीर्णन होता है वो होता है समानुपाती 1/λ4। लैम्डा यानी होता है तरंगदैर्ध्य। जितना बड़ा तरंगदैर्ध्य होगा उतना प्रकीर्णन कम होगा। जितना तरंगदैर्ध्य कम होगा या छोटा होगा, बैंगनी या नीले, उतना ही प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। ठीक है। तो यही कारण है स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना। वास्तव में तो आकाश बैंगनी दिखाई देना चाहिए क्योंकि उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम है। अगर हम लाल से या फिर बैंगनी अगर तुलना करें, जो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य होता है, तुलना करें तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, नीले का उससे कम होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। ठीक है। तो आकाश बैंगनी दिखाई देना चाहिए, पर वास्तव में तो आकाश नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आँखें होती है, आँखों को जो नीला रंग है वो अधिक पसंद होता है। अगर तुलना करें, बैंगनी की तुलना करें तो हम बोल सकते हैं नीला रंग पसंद होता है आँखों को देखना। नीले रंग के लिए हमारी आँखें अधिक सुग्राही होती है, सुग्राही, संवेदनशील होती है अधिक। ओके, नीले रंग के प्रति, इसलिए हमें बैंगनी नहीं दिखाई देके नीला दिखाई देता है। लेकिन एक चीज़ और, बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं? अब रेले के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन की जो घटना है वो तभी संभव है जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कण तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटे हो, उनसे टकराकर प्रकीर्ण हो, तो पृथ्वी नीली दिखाई देगी। रेले के अनुसार होता है जो प्रकाश का प्रकीर्णन समानुपाती होता है 1/λ4। तो स्थिति ये होगी, जो वायुमंडल में उपस्थित कण है हम उसे बोलते हैं ए। ठीक है, मान लेते हैं ए है, तो उसका तरंगदैर्ध्य जो लैम्डा होता है उससे बहुत बड़ा आकार होना चाहिए। तो ये सिद्ध हुआ रेले के अनुसार बादल सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बादल की जो बूंद है, मतलब जो पानी की जो बूंद है
वो वायुमंडल में उपस्थित कण से बड़ी होती है। ठीक है। और जो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो फिर नहीं होता है। ठीक है, जो बादल की बूंद से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, लेकिन कण का आकार तरंग दैर्घ्य से बहुत ज़्यादा है। हम एक घटना और है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आकाश का कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं जब सुबह और शाम के समय, जो सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य या जो आकाश का कलर है वो लाल दिखाई पड़ता है, सोने जैसा, स्वर्ण जिसे बोलते हैं हम। तो इसका कारण है सूर्य हमसे अधिकतम दूरी पर होता है, इसलिए हम कहते हैं सूर्य से आता हुआ श्वेत प्रकाश बड़ी दूरी तय करके आप पहुंचता है हम तक। तो बाकी सभी रंगों का प्रकीर्णन हो चुका होता है वायुमंडल में, बाकी सभी रंगों का प्रकीर्णन हो चुका होता है, लेकिन लाल रंग को छोड़कर। नहीं आया समझ में भाई? हम लाल रंग का अपवर्तन लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ओके, नहीं आया? लाल रंग का प्रकाश सीधे चलता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है बैंगनी की तुलना में। बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ओके। तारे का टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का वायुमंडलीय परतों से होकर हम तक पहुंचता है। ठीक है, जो श्वेत प्रकाश है ना, सूर्य से जो निकलता है श्वेत प्रकाश, वो जो पृथ्वी की वायुमंडलीय परतें जो होती है उससे होकर हम तक पहुंचता है। इन परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जैसे कि वायु का अपवर्तनांक वो होता है 1.0029। ठीक है, तो जो प्रकाश की वायुमंडलीय परतों से होकर हम तक पहुंचता है, तो इन परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं समताप मंडल, जो एक परत है जहाँ पे जितने भी जो हवाई जहाज है, ओके, और हम वायु का जो अपवर्तनांक हमने देखा था वो कितना था, 1.0029। और जो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, और कांच का कितना होता है, वो इससे ज़्यादा होता है, 1.52। और जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो क्या होता है, जैसे हम देखें प्रकाश का अपवर्तन, इसका मतलब जो आपतित किरण है ये आती हुई दिखाई दे रही होगी, ये वायु का अपवर्तनांक जो हमने देखा है ये वायु है और ये कांच है। ठीक है ना? तो आपतित किरण या जो श्वेत प्रकाश है या जो किरण जो आ रही है वो जब कांच की जो निचली सतह पे जाएगी ये अभिलंब होता है।
ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगी क्योंकि इसका अपूर्णांक वायु की तुलना में कम है। ओके, और कुछ भाग परावर्तित होके वापस लौट जाता है। ठीक है, तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। हमने देखा था, जो हम बोल सकते हैं एक सौर मंडल जो है, तो उसे भी हम बोल सकते हैं ग्रह का सुंदर पैटर्न, जिसे कहेंगे सौर मंडल। तारामंडल की कुल संख्या है 89 जो तारामंडल्स है, जिसमें असंख्य तारे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस, सबसे छोटा तारामंडल है क्रक्स। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी, जिसे मंदाकिनी भी कहते हैं। इसका व्यास लगभग 10⁵ प्रकाश वर्ष होता है। आकाशगंगा क्या करती है? सर्पिलाकार। गैलेक्सी आकाशगंगा जिसे हम बोलते हैं कि निकटतम मंदाकिनी देवयानी है। ठीक है, जो ये गैलेक्सी है, पूरी गैलेक्सियां है, मंदाकिनी को भी हम गैलेक्सी ही बोलते हैं। तो सबसे निकट जो गैलेक्सी है वो है देवयानी, जिसे एंड्रोमेडा भी बोला, इंग्लिश में एंड्रोमेडा बोला जाता है। ठीक है, एक खगोलीय एकक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी औसत दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। ठीक है, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे दुग्ध मेखला बोला जाता है, मिल्की वे। ओके, जो गैलेक्सी है, तो हमारी जो गैलेक्सी हम बोल सकते हैं वो है दुग्ध मेखला, पृथ्वी की दुग्ध मेखला है। ठीक है, मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है डॉर्फ मंदाकिनी। ठीक है, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली है। अंतिम बार 1986 में देखा गया था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। ठीक है, थैंक्स।